6271 हार्दिक वाजपेयी मुख्य बिंदु। मधु, तो ये तुम्हारा होने वाला पति है। हार्दिक वाजपेयी के चेहरे पर तिरस्कार और घृणा दिखाई दे रही थी। उसके दिल की आदर्श देवी इस विचित्र बालों, एक आंख वाले युवक से शादी करेगी। जब उसने ऐसा कहा तो पार्थ समझ गए कि ये हार्दिक वाजपेयी अवध साम्राज्य के 4 परिवारों में से एक वाजपेयी परिवार का सदस्य है, और जब वे छोटे थे तो हार्दिक और मधुलिका के बीच काफी अच्छे संबंध थे। हार्दिक ने बात करने के दौरान दुश्मनी और तिरस्कार का भाव प्रकट किया। वो इस बात से नाराज थे कि मधुलिका की शादी पार्थ से हो रही थी, जबकि पार्थ चुपचाप अपनी चाय पी रहा था। उसने उसकी बात की परवाह नहीं की, जिससे हार्दिक वाजपेयी के दिल का गुस्सा और बढ़ गया। अब आगे की कहानी। नगर प्रमुख के आगमन से पूरे त्रिकाल महल ने दबाव महसूस किया। यहाँ तक कि पृथ्वी मंडल के योद्धा भी असहज महसूस कर रहे थे। आखिरकार कनौज के नगर प्रमुख इस क्षेत्र के सच्चे शासक थे। उनकी ताकत और प्रसिद्धि ने इस क्षेत्र के किसी भी अन्य व्यक्ति से ज्यादा थी। जाहिर है, जब नगर प्रमुख युवा थे तो वे कन्नौज के यदुवंशी परिवार में शीर्ष प्रतिभा थे और उनके शीर्ष परम योद्धा बनने की बहुत ज्यादा उम्मीद थी। सौभाग्य से उन लोगों ने महसूस किया कि नगर प्रमुख किसी गलत इरादे से नहीं आए थे, बल्कि वे केवल अपने दामाद को खोजना चाहते थे। नगर प्रमुख, आपके दामाद महल में सुरक्षित है और महागुरु से बात कर रहे हैं। त्रिकाल महल की रखवाली करने वाले पृथ्वी मंडल के विशेषज्ञ ने सम्मानपूर्वक कहा। उसकी बात सुनकर कनौज नगर प्रमुख रुक गए और अपनी आभा वापस ले ली। क्या आप सुनिश्चित हैं कि उसने कोई परेशानी नहीं खड़ी की? नगर प्रमुख ने पुष्टि करने की कोशिश की। नगर प्रमुख का सवाल सुनकर उनमें से एक लोहार ने मुस्कुराते हुए कहा, शुरुआत में ऐसा लग रहा था, लेकिन जब महागुरु आए तो उन्होंने उसे भीतरी कक्ष में आमंत्रित कर लिया। हाँ, मैंने किसी को परेशानी का कारण बनते नहीं देखा। लोहार शिष्यों को ये देखकर बड़ा अजीब लगा कि उनकी बात सुनकर नगर प्रमुख की अभिव्यक्ति बेहद रंगीन हो गई थी और उनकी आंखें झिलमिला रही थीं। जल्द ही मधुलिका ने भी त्रिकाल महल में प्रवेश कर लिया। नगर प्रमुख की बेटी भी यहाँ आई है। ऐसा लगता है कि नगर प्रमुख के दामाद को यदुवंशी परिवार द्वारा बहुत महत्व दिया जाता है। कक्ष के भीतर के लोगों ने बात करना शुरू कर दिया और मधुलिका ने पाया कि उसके पिता की अभिव्यक्ति थोड़ी असामान्य थी। क्या पार्थ ने ज्यादा परेशानी खड़ी कर दी है? मधुलिका ने सावधानी से पूछा। उसकी भावनाएं अभी बेहद जटिल थीं। एक ओर वो थोड़ी चिंतित थी तो दूसरी ओर उसे थोड़ा गुस्सा भी आ रहा था। अगर पार्थ ने ज्यादा परेशानी खड़ी की और उसके पिता को निराश किया तो शायद उसे दंडित भी किया जा सकता है। लेकिन नगर प्रमुख ने तुरंत कोई प्रतिक्रिया नहीं दी। ठीक उसी समय पार्थ और महागुरु त्रिकाल एक साथ भीतरी कक्ष से बाहर आ गए। पार्थ की हथियार निर्माण की प्रतिभा को देखकर महागुरु त्रिकाल को थोड़ा पछतावा कि वो हथियार निर्माण के क्षेत्र में क्यों नहीं आ रहा। पार्थ भाई, अगर आपके पास समय हो तो त्रिकाल पर्वत पर जरूर आना। अगर आप लोहार बनने के इच्छुक हैं तो मेरा दरवाजा हमेशा खुला रहेगा। इतना कहकर महागुरु त्रिकाल मुस्कुराए। इस दृश्य ने मधुलिका को चकित कर दिया। क्या पार्थ यहाँ पर हंगामा नहीं कर रहा था? फिर उसे इतना सम्मान क्यों जा रहा था? कोई भी देख सकता था कि पार्थ के प्रति महागुरु त्रिकाल का रवैया बेहद दोस्ताना था, जो कि उनके नगर प्रमुख के प्रति व्यवहार के विपरीत था, जिन्हें देखकर उन्होंने प्रतिक्रिया बेहद उदासीन थी। ये ऐसा था जैसे वो किसी अजनबी से मिल रहे हो। निश्चित रूप से मैं सभी सामग्री एकत्र करने के बाद फिर से आऊंगा। दूसरों की चकित अभिव्यक्ति से बेपरवाह पार्थ ने महागुरु त्रिकाल से विदा ली। त्रिकाल महल से बाहर निकलने के बाद नगर प्रमुख और मधुलिका ने पार्थ को अजीब तरह से देखा। ये लड़के के पास इतने रहस्य थे जिसे देखना बहुत मुश्किल था। नगर प्रमुख के पूछताछ करने पर पार्थ ने विनम्रतापूर्वक बताया कि वहां क्या हुआ था। इसी दौरान उन्हें पता चला
कि महागुरु त्रिकाल ने पार्थ को इतना महत्व इसलिए दिया क्योंकि उसके पास एक रहस्यमय वस्तु के साथ साथ हथियार निर्माण की प्रतिभा भी उत्कृष्ट थी। उसका स्पष्टीकरण सुनकर नगर प्रमुख और मधुलिका ने एक दूसरे की ओर देखा। नगर प्रमुख ने पार्थ की ओर गहराई से देखा। पहले उन्होंने सोचा था कि उसने इस लड़के के सभी रहस्यों को जान लिया है, लेकिन पार्थ ने उन्हें और भी हैरान कर दिया था। चूंकि आप मधु से जुड़कर हमारे यदुवंशी परिवार का हिस्सा बन चुके हैं, इसलिए लौहाश्व धनुष को ठीक करने का पूरा खर्च राजमहल द्वारा वहन किया जाएगा। इसके अलावा आपको महागुरु त्रिकाल के साथ अच्छे संबंध बनाने की कोशिश भी करनी होगी। नगर प्रमुख के शब्दों की वजह से पार्थ के बहुत पैसे और समय की बचत हो गई। धन्यवाद वरिष्ठ। ओह, मेरा मतलब है। पिता श्री पार्थ उनकी बात सुनकर बहुत खुश हुआ। जब उसने महागुरु त्रिकाल के साथ सौदा किया था तब उसे सामग्री के लिए लगभग 1 से 2 लाख आध्यात्मिक पत्थरों की कीमत चुकानी पड़ती, क्योंकि छोटी बिल्ली उस रहस्यमय बोतल का सौदा करने के लिए सहमत नहीं थी। वरना सामग्री का इंतजाम महागुरु त्रिकाल द्वारा किया गया होता। पार्थ अभी इस समस्या के बारे में सोच ही रहा था कि नगर प्रमुख के एक साधारण वाक्य ने उसे बड़ी परेशानी से बचा लिया था। नगर प्रमुख ने संतोष में अपना सिर हिलाया। अब पार्थ के बारे में उनकी राय और भी स्पष्ट हो गई थी। मधुलिका को नहीं पता था कि वो क्या महसूस कर रही थी। अगर ऐसा ही चलता रहा तो उसके पिता के दिल में पार्थ का स्थान और ऊंचा होता चला जाएगा। उसी समय उसके होने वाले पति की रहस्यमयी छवि और भी घनी हो गई थी। सटीक तीरंदाजी कौशल, आंखों की रक्त रेखा, एक युवा पशु प्रशिक्षक और अब हथियार निर्माण की प्रतिभा, जिसने महागुरु त्रिकाल को भी उसका मुरीद बना दिया था। इसके अलावा उसकी छोटी बिल्ली अदृश्य होना भी जानती थी। इस युवक के पास कितने सारे रहस्य थे। मधुलिका ने आखिरकार महसूस किया कि उसका भावी पति कोई सामान्य इंसान नहीं था, लेकिन इस व्यक्ति को उसमें कोई रुचि ही नहीं थी। जैसे ही मधुलिका ने पार्थ के बारे में सोचा तो उसने अपने दांत पीस लिए और उस पर से अपनी निगाहें दूर कर ली। राजमहल में लौटने के बाद पार्थ ने लौहाश्व धनुष को ठीक करने के लिए आवश्यक सामग्री की सूची यदुवंशी परिवार को दे दी। इन सभी वस्तुओं का भुगतान भी नगर प्रमुख द्वारा ही किया जाने वाला था, लेकिन पार्थ कुछ ज्यादा ही बेशर्म हो गया था, क्योंकि उसने उन वस्तुओं को भी सूचीबद्ध कर दिया था जो अदृश्य चोगे की मरम्मत के लिए चाहिए थे। वर्तमान में नगर प्रमुख ने उसे बहुत महत्व दिया था, इसलिए राजमहल के रखवाले उसके प्रति अधिक सम्मानजनक हो गए थे और उससे कोई सवाल नहीं करते थे। 10 दिनों के भीतर ही सभी आवश्यक सामग्री एकत्र कर ली गई। पार्थ ने सभी वस्तुओं को लिया और त्रिकाल पर्वत की ओर बढ़ गया। त्रिकाल महल। मुझे लौहाश्व धनुष को बेहतर बनाने के लिए एक सहायक की आवश्यकता है, इसलिए आपको मेरी मदद करनी पड़ेगी। महागुरु त्रिकाल ने पार्थ से अनुरोध किया। कोई बात नहीं पार्थ, हथियार निर्माण के बारे में थोड़ा बहुत जानता था और किसी लोहार महागुरु का सहायक बनना बहुतों का सपना था। हालांकि जब महागुरु त्रिकाल विशेष रूप से ये पूछा तब उसे थोड़ा अजीब लगा था। क्या ये उसकी प्रतिभा के कारण था? इस बच्चे के पास संसाधनों के बारे में काफी जानकारी है, मैं इस बहाने इसका परीक्षण भी कर लूंगा। ऐसा सोचते हुए महागुरु त्रिकाल ने पार्थ को कुछ कठिन काम सौंप दिए। पार्थ ने अपनी आध्यात्मिक आंख की मदद से सभी संसाधनों का निरीक्षण किया ताकि कोई भी गलती उसकी नजर से बच न सके। उसकी बोधगम्यता, नियंत्रण और एकाग्रता दूसरों से अनगिनत गुना अधिक थी, और पार्थ की ईश्वर की आध्यात्मिक आंख चीजों को सैकड़ों गुना बढ़ा करके देख सकती थी। इस वजह से वो किसी भी वस्तु की कमी को आसानी से देख सकता था। महागुरु त्रिकाल ने पार्थ की हरकतों पर काफी ध्यान दिया और वे परिणाम से बेहद हैरान थे। इतनी सटीकता, यहाँ तक कि अनुभवी और पुराने लोहार भी इतने सटीक नहीं हो सकते, लेकिन महागुरु त्रिकाल ने अपने दिल के झटके को जल्द ही दबा दिया। इस समय
ऐसा लगा जैसे उन्होंने दुनिया का सबसे खूबसूरत हीरा देख लिया हो। लौहाश्व धनुष को परिष्कृत करने में लगभग 4 से 5 दिन लगा, और इस प्रक्रिया में महागुरु त्रिकाल ने पार्थ को निर्देश देते हुए काम का एक बड़ा हिस्सा पूरा करने दिया। पार्थ ने पहले औषधि निर्माण के साथ साथ सरणियों को स्थापित करना भी सीखा था, और अब जब उसे एक महागुरु का मार्गदर्शन मिल रहा था तो उसका ज्ञान भी उन्नत हो गया था। मुख्य बिंदु लॉक को नियंत्रित करना था, जिसे महागुरु त्रिकाल ने पार्थ से ही करवाया था। लॉ को नियंत्रित करने के लिए अलग अलग चरण थे, जिनकी कठिनाई औषधि निर्माण जैसी ही थी, लेकिन परिणाम ने महागुरु त्रिकाल को एक बार फिर झकझोर दिया। अनुभव और साधना के प्रतिबंध के अलावा पार्थ का नियंत्रण एकदम सटीक था। इसमें हथियार निर्माण की प्राकृतिक प्रतिभा है। महागुरु त्रिकाल ने अपने दिल में उमड़ रही खुशी को दबा लिया। कुछ दिनों के बाद लौहाश्व धनुष पूरी तरह से बनकर तैयार हो गया था। रहस्यमय पदार्थ के विलय के बाद मूल लौहाश्व धनुष की विशेषताएं बदल गई थीं, और इसके बाद उसमें एक कीमती हिमसार पत्थर भी मिला दिया गया था। अगर यदुवंशी परिवार से सहायता नहीं की होती तो इतनी जल्दी इतनी कीमती सामग्री नहीं मिल पाती। नया लौहाश्व धनुष मूल धनुष से थोड़ा बड़ा था, और इसकी सतह का रंग नीला था। अब बर्फीले कमल का आकार बड़ा और रंग गहरा हो गया था। नई सामग्री मिलाने के बाद लुंगोह तीर की शक्ति में वृद्धि हुई थी। लौहाश्व धनुष और लौहाश्व तीर शीर्ष श्रेणी के नश्वर हथियार बन गए हैं, जबकि दोनों का संयोजन आध्यात्मिक श्रेणी के बेहद करीब हो गया है, और अब ये किसी भी नश्वर स्तर के हथियार पर हावी हो सकता है। महागुरु त्रिकाल अंतिम परिणाम से काफी संतुष्ट थे। पार्थ को तो ये और भी पसंद आया था। इसकी शक्ति और विशेषताएं परिपूर्ण थीं, और इसके मूल्य की तुलना आध्यात्मिक श्रेणी के हथियारों से की जा सकती थी। जब लौहाश्व धनुष का काम पूरा हो गया तो पार्थ ने अपना अदृश्य चोगा निकाल लिया। वास्तव में पार्थ का असली उद्देश्य अदृश्य चोगे को ठीक करना ही था, और इसका मूल्य भी लौहाश्व धनुष से कहीं अधिक था। एक क्षतिग्रस्त विरासती वस्तु उसे देखकर महागुरु त्रिकाल की अभिव्यक्ति गंभीर हो गई थी। हालांकि सभी सामग्रियों को इकट्ठा कर लिया गया था, लेकिन महागुरु त्रिकाल को अब भी इसे ठीक करने का तरीका खोजने की जरूरत थी। पार्थ ने अपना सिर हिलाया और राजमहल में लौटते समय अदृश्य चोगे को वहीं छोड़ दिया। जब वो वापस आया तो नगर प्रमुख ने उसे बुला लिया था। राजमहल एक शांत विश्राम कक्ष में नगर प्रमुख और मधुलिका बातें करते और मुस्कुराते हुए चाय की चुस्की ले रहे थे। उस समय विश्राम कक्ष में एक और युवक मौजूद था। पार्थ, यहाँ आओ, ये मधु का मौसेरा भाई हार्दिक वाजपेयी है। मधुलिका का मौसेरा भाई पार्थ ने शांति के साथ उस युवक को देखा। हाँ, ये मधु की नानी की बहन का नाती है, और इस रिश्ते से ये मधु का मौसेरा भाई लगता है। लेकिन जब उसका परिचय कराया जा रहा था तो उसे हार्दिक वाजपेयी की आंखों में एक ठंडी चमक दिखाई दी। मधु, तो ये तुम्हारा होने वाला पति है। जबकि पार्थ चुपचाप अपनी चाय पी रहा था, उसने उसकी बात की परवाह नहीं की, जिससे हार्दिक वाजपेयी के दिल का गुस्सा और बढ़ गया। नगर प्रमुख ने भी इसे महसूस किया, लेकिन उन्होंने उसे रोका नहीं। लेकिन हार्दिक वाजपेयी अचानक उठा और मुस्कुराते हुए कहा, मैंने सुना है कि पार्थ भाई का तीरंदाजी कौशल उत्कृष्ट है। मुझे भी थोड़ी बहुत तीरंदाजी आती है, क्यों ना हम अपने कौशल की तुलना करें। पार्थ सहमत होंगे या नहीं इसकी परवाह किए बिना ही हार्दिक ने अपने हाथ में एक लाल रंग का प्राचीन धनुष ले लिया। उस धनुष पर एक रहस्यमय आग का निशान देखा जा सकता था, जो उसके मालिक के क्रोध और युद्ध के इरादे का प्रतीक था। तो क्या होगा आगे? क्या नगर प्रमुख जानबूझकर पार्थ और हार्दिक की लड़ाई करवाना चाहते हैं, या फिर उनका की दूसरा ही मकसद है? और क्या पार्थ उनकी इस चाल में फंस जाएगा? और क्या होगा जब पार्थ और हार्दिक का मुकाबला होगा? जानने के लिए आगे के चैप्टर जरूर पढ़ें, और कृपया लाइक
कमेंट और शेयर करना ना भूलें। न्यू इमेज कमेंट व्हाट्सएप ग्रैब 39 लाइक्स 2 शेयर्स। उसी समय मधुलिका और नगर प्रमुख ने मुस्कुराते हुए एक दूसरे से नजरें मिलाईं। उनका इस अनुरोध को अस्वीकार करने का कोई इरादा नहीं था। 272 तीरंदाजी का मुकाबला। मुख्य बिंदु, ये बच्चा अवध साम्राज्य के बाहर से आया है और अभी तक मधु का पति नहीं बना है। अगर मैं उसे यहाँ मार भी दूं, तो कोई भी एक मृत प्रतिभा के लिए खड़ा नहीं होगा। वो अवध साम्राज्य के 4 परिवारों में से एक वाजपेयी परिवार का सदस्य था। इस पहचान के साथ भले ही वो पार्थ की हत्या कर दे, नगर प्रमुख उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकते थे। नहीं, मैं सहमत हूँ, इतना कहते ही पार्थ ने धीरे से लौहाश्व धनुष को बाहर निकाल लिया। अब आगे की कहानी। हार्दिक वाजपेयी के हाथ में मौजूद धनुष अद्वितीय सामग्रियों से बना था और उसकी आभा सामान्य शीर्ष श्रेणी के नश्वर हथियारों से अधिक थी, बल्कि वो आध्यात्मिक श्रेणी के बेहद करीब था। तीरंदाजी पार्थ ने भी मना नहीं किया। उसका लौहाश्व धनुष अभी अभी अपग्रेड होने के बाद एकदम नए स्तर पर पहुंच गया था। उसे अभी तक इसका परीक्षण करने का मौका भी नहीं मिला था। उसी समय मधुलिका और नगर प्रमुख ने मुस्कुराते हुए एक दूसरे से नजरें मिलाईं। उनका इस अनुरोध को अस्वीकार करने का कोई इरादा नहीं था। जब नगर प्रमुख ने पार्थ को बुलाया था, तो मधुलिका ने अपने पिता के इरादे को समझ लिया था। हार्दिक वाजपेयी पहले ही मधुलिका की शादी से असंतुष्ट था और अब जब उसने पार्थ को देख लिया था, तो वो भला कैसे सम्मान करता। लेकिन जब हार्दिक वाजपेयी ने पार्थ के प्रति तिरस्कार और घृणा की भावना दिखाई, तो नगर प्रमुख ने कुछ नहीं किया। क्या मधुलिका को किसी विशेष कारण से इस लड़के से शादी करना पड़ रहा है? ऐसा लगता है कि मेरे पास अब भी एक मौका है। जब हार्दिक वाजपेयी ने नगर प्रमुख के रवैये को देखा, तो वो और भी खुश हो गया और अपने दिल की उत्तेजना को दबा दिया। लेकिन बेचारा नहीं जानता था कि नगर प्रमुख उसे मौका नहीं दे रहे थे, बल्कि वो पार्थ का परीक्षण कर रहे थे। पार्थ, क्या आप इसके खिलाफ हैं? नगर प्रमुख ने पार्थ की ओर उम्मीद से देखा। पार्थ को पहले से ही संदेह था कि नगर प्रमुख उसकी परीक्षा ले रहे थे, लेकिन चूंकि वो खुद भी लौहाश्व धनुष की शक्ति का परीक्षण करना चाहता था, इसलिए उसने मना नहीं किया। जल्द ही पार्थ और हार्दिक वाजपेयी ने एक खुले तीरंदाजी के मैदान में प्रवेश किया। उस समय वहां पर कई तीरंदाज मौजूद थे, लेकिन जल्द ही उन्हें हटा दिया गया। वे क्या कर रहे हैं? नगर प्रमुख के दामाद एक रिश्तेदार के साथ तीरंदाजी कौशल का परीक्षण कर रहे हैं। तीरंदाजी के मैदान के आसपास एक छोटी सी भीड़ जमा हो गई थी। पार्थ और हार्दिक वाजपेयी मैदान के एक तरफ खड़े हो गए। आदर्श तीरंदाजों के अनुसार तीरंदाजी कौशल और सटीकता की तुलना की जाती है। ये तीरंदाजी कौशल बहुत उबाऊ है। सच्चे तीरंदाजों को रक्त और अग्नि का अनुभव करने की आवश्यकता होती है। इतना कहते ही हार्दिक वाजपेयी के होठों पर एक मुस्कान आ गई। उसकी बात सुनकर भीड़ में चर्चा शुरू हो गई। क्या हार्दिक वाजपेयी और पार्थ जीवन और मृत्यु का मुकाबला करने जा रहे थे? जैसा कि उन्हें उम्मीद थी, हार्दिक वाजपेयी ने नगर प्रमुख को धनुर्धारियों के बीच लड़ाई का सुझाव दे दिया। ये अब तीरंदाजी कौशल का परीक्षण नहीं रह गया था, बल्कि अब ये वास्तविक युद्ध बन गया था। पार्थ, क्या आप इस सुझाव से असहमत हैं? नगर प्रमुख ने उम्मीद भरे स्वर में पूछा। इस समय हर किसी के लिए यह देखना कठिन नहीं था कि हार्दिक वाजपेयी यहाँ परेशानी खड़ी करने की कोशिश कर रहा था। चूंकि अब ये एक लड़ाई बन चुकी थी, इसलिए उन लोगों को चोटें भी आएंगी। अचानक हार्दिक वाजपेयी का दिल ठंडक से भर गया। ये बच्चा अवध साम्राज्य के बाहर से आया है और अभी तक मधु का पति नहीं बना है। अगर मैं उसे यहाँ मार भी दूं, तो कोई भी एक मृत प्रतिभा के लिए खड़ा नहीं होगा। इतना कहते ही पार्थ ने धीरे से लौहाश्व धनुष को बाहर निकाल लिया। इसके बाद पूरे तीरंदाजी क्षेत्र को एक सरणी द्वारा सुरक्षित कर दिया गया, ताकि अंदर की लड़ाई से दर्शकों को कोई नुकसान न पहुंचे। इस समय
मधुलिका पार्थ के प्रति थोड़ी सहानुभूति रखे बिना नहीं रह सकी, क्योंकि वो महसूस कर सकती थी कि हार्दिक वाजपेयी के इरादे बिल्कुल भी अच्छे नहीं थे। चिंता मत करो, मेरे होते यहाँ किसी की मौत नहीं होगी। जब नगर प्रमुख ने देखा कि मधुलिका थोड़ी परेशान लग रही थी, तो उन्होंने आत्मविश्वास से कहा और उसके सिर को थपथपाते हुए मुस्कुराए। मधुलिका थोड़ी राहत महसूस और थोड़ी दोषी भी महसूस कर रही थी, क्योंकि उसके पिता पार्थ का परीक्षण करने के लिए हार्दिक वाजपेयी का उपयोग कर रहे थे, जिसमें पार्थ की जान भी जा सकती थी। तीरंदाजी के मैदान के अंदर हार्दिक वाजपेयी और पार्थ आमने सामने खड़े हो गए। क्योंकि ये तीरंदाजी कौशल का मुकाबला था, इसलिए नियम के अनुसार उन्हें केवल अपनी धनुष का ही उपयोग करना था, किसी और हथियार का नहीं। हार्दिक वाजपेयी की साधना अर्ध पृथ्वी मंडल तक पहुंच गई थी और उसकी वास्तविक ताकत मधुलिका के करीब थी। लेकिन चूंकि ये केवल धनुष विद्या का मुकाबला था, इसलिए पार्थ को उससे बिल्कुल भी डर नहीं था। शुरू किया जाए। हार्दिक वाजपेयी ने अपने हाथ में मौजूद लाल रंग के धनुष की प्रत्यंचा को खींच लिया और तुरंत ही धनुष पर एक लाल धधकती रोशनी दिखाई दी, जो हार्दिक के लाल रंग की आध्यात्मिक शक्ति के साथ विलीन हो गई। उसके ऊपर हार्दिक वाजपेयी के शरीर के चारों ओर तेज हवा की हरी परत दिखाई देने लगी। ये एक बाधा की तरह था। हवा के साथ अग्नि तत्व प्रयोग, इससे विस्फोट प्रभाव काफी बढ़ जाएगा। जब पार्थ की आध्यात्मिक आंख ने प्रतिद्वंद्वी का निरीक्षण किया, तो उसने एक गहरी सांस ली। हार्दिक वाजपेयी की साधना अर्ध पृथ्वी मंडल तक पहुंच गई थी और उसके हाथ में धनुष में अग्नि और वायु का गुण था, इसलिए उससे होने वाले हमले किसी अर्ध वाले पृथ्वी मंडल के सामान्य साधक को तुरंत मार सकते हैं। ये देखकर पार्थ ने इस लड़ाई को जल्दी खत्म करने का फैसला किया। उसकी हरकतें बेहद सहज थीं, और जैसे ही उसने लौहाश्व धनुष को बाहर निकाला, तुरंत ही 3 लौहाश्व तीर धनुष पर दिखाई देने लगे और पार्थ के शरीर पर बर्फ की एक परत छा गई थी। पार्थ का शरीर बर्फ से घिरा हुआ था और उसके आसपास गड़गड़ाहट के बिजली की चमक दिखाई दे रही थी। तीनों लौहाश्व तीरों की नोक पर तेज बिजली की फुहारें दिखाई दे रही थी, जबकि तीरों के पृष्ठभाग से हवा की लहर निकल रही थी। इस बच्चे के धनुष और तीर में बर्फ, बिजली और हवा 3 तत्व मौजूद हैं, और वे जुड़वां हथियार भी हैं। हार्दिक वाजपेयी ने पार्थ के धनुष को देखकर हैरानी से कहा और थोड़ी ईर्ष्या करने से खुद को नहीं रोक सका। उसे धनुष पसंद था, लेकिन ये पहली बार था जब उन्होंने इस तरह के उत्कृष्ट धनुष देखा था। ये निश्चित था कि ऐसी वस्तु एक महागुरु स्तर के लोहार ने बनाई थी। इसे जल्दी खत्म करना होगा, ऐसा सोचते हुए हार्दिक वाजपेयी ने एक जोरदार विस्फोट के साथ धनुष की प्रत्यंचा को छोड़ दिया। स्विश! इसी के साथ आग की लपटों के साथ एक गहरा तीर पार्थ की ओर बढ़ गया। वो पहले हमला करने में सफल रहा, जिससे उसे इस मुकाबले में काफी फायदा मिलेगा। ये सोचते ही हार्दिक का दिल खुशी से भर गया। धनुर्धारियों के बीच असली लड़ाई तेजी और सटीकता की होती है, और एक पल से ही लड़ाई का फैसला हो सकता है। हालांकि जैसे ही उसने अपना तीर चलाया, पार्थ के लौहाश्व धनुष की प्रत्यंचा भी हिल गई। बेंग! एक नीला तीर चिंगारी निकालते हुए हवा में उड़ गया, जिससे एक जोरदार विस्फोट हुआ। हार्दिक ने उस तीर को बिजली के तरंगों और अराजक हवाओं के साथ अपनी ओर बढ़ते महसूस किया। बूम! लेकिन वो तीर बीच हवा में ही लाल तीर से टकरा गया। ठंडी हवा और आग की लपटें एक विस्फोट के साथ आपस में जुड़ गई, जिससे आधे मैदान में धुएं का गुबार छा गया। वहीं बाहर मौजूद तीरंदाज खुले मुंह से इस दृश्य को देख रहे थे। स्विश! तभी एक तीर धुएं के बीच से निकला और हार्दिक की ओर चला गया। इसकी गति ध्वनि की गति को भी पार कर गई थी। ये देखकर हार्दिक वाजपेयी की अभिव्यक्ति में नाटकीय रूप से बदलाव आ गया, और उसने अपनी आध्यात्मिक शक्ति से आग के सांपों का निर्माण किया, जिन्होंने आगे बढ़ते हुए हवा और आग का अवरोध बना दिया। एक पल के भीतर ही
हार्दिक ने स्थिति को नियंत्रित कर लिया था। जब पार्थ का तीर उसके करीब आया तो उसकी शक्ति का केवल 10वां हिस्सा ही बचा था। इसलिए उसे केवल ठंडक और बिजली की वजह से थोड़ी सी ही परेशानी हुई। उसने एक गहरी सांस लेते हुए अपनी अर्ध पृथ्वी मंडल की आध्यात्मिक शक्ति को संघनित किया और अधिक शक्तिशाली हमले करने की तैयारी करने लगा। लेकिन ठीक इसी समय हवा में दो धात्विक चमक दिखाई दी और एक बर्फीली हवा के झोंके ने पूरी जगह को ठंडा कर दिया। उसे देखकर हार्दिक ने आग का तीर चलाने की कोशिश की, लेकिन उससे पहले ही वो बिजली और ठंडक के विस्फोट से घिर गया। ठीक उसी पल बर्फ और बिजली के साथ हवा की तेज गर्जना सुनाई दी, जिससे हार्दिक वाजपेयी का शरीर अकड़ने लगा। अभी तीसरा तीर भी बाकी था, लेकिन उसके आने से पहले ही हार्दिक के शरीर अकड़ चुका था। तभी पार्थ का तीसरा तीर भी आ गया और एक झटके में ही हार्दिक वाजपेयी भारी बिजली की गड़गड़ाहट की चपेट में आ गया। वो दर्द से चिल्लाया, लेकिन जल्द ही उसकी आवाज फीकी पड़ गई और उसके शरीर पर बर्फ की परत चढ़ गई। महज आधी सांस में ही हार्दिक वाजपेयी को बर्फ की मूर्ति में बदल दिया गया था। ये नजारे देखकर सभी दर्शकों ने गहरी सांस ली और अपनी स्तब्ध अवस्था से जाग गए। ये नजारे देखकर सभी दर्शकों ने गहरी सांस ली और अपनी स्तब्ध अवस्था से जाग गए। ये देखकर नगर प्रमुख भी हक्के बक्के रह गए और उनकी अभिव्यक्ति थोड़ी बदल गई। अगले ही पल उन्होंने अपनी आध्यात्मिक शक्ति को संघनित की और हार्दिक को बचाने के लिए आगे बढ़ गए। महागुरु त्रिकाल वास्तव में अपने नाम पर खरे उतरते हैं। मेरा तीसरा तीर पृथ्वी मंडल की योद्धाओं में भी खौफ पैदा कर सकता है। पार्थ ने इतना कहकर लौहाश्व धनुष को दूर रखा और तेजी से सांस ली। अपग्रेड होने के बाद लौहाश्व धनुष की शक्ति बढ़ गई थी, लेकिन इसमें पार्थ की आध्यात्मिक शक्ति का 1/4 खर्च कर दिया था। जब कोई अर्ध पृथ्वी मंडल में पहुंच जाएगा तभी वो अपनी इच्छानुसार लौहाश्व धनुष का उपयोग करने में सक्षम हो पाएगा। तीरंदाजी के मैदान में नगर प्रमुख की मदद के बाद अब हार्दिक का जीवन खतरे में नहीं था, लेकिन चौंकाने वाली बात ये थी कि उसका एक हाथ टूट गया था। ये लड़ाई विकलांगता के साथ समाप्त हुई। तुमने उसे इतनी बुरी तरह चोट क्यों पहुंचाई? ऐसा कहते समय मधुलिका की भौहें तन थी। ये सुनकर पार्थ की आंखें लगभग बाहर निकल आई थीं। उसने ऐसा क्या कर दिया था? ये तो हार्दिक की ही गलती थी कि उसे मुकाबला करने का शौक चढ़ा था। इसमें वो क्या कर सकता था? इसके अलावा नगर प्रमुख ने पार्थ का परीक्षण करने के लिए हार्दिक को इस्तेमाल करने की कोशिश की थी। हार्दिक वाजपेयी पार्थ को मारना चाहता था। ऐसे में असली शिकार तो वो था, लेकिन उसने चतुराई दिखाते हुए केवल 3 तीरों में ही लड़ाई को समाप्त कर दिया था। धनुर्धारियों की लड़ाई बहुत खतरनाक होती है और अगर लड़ाई जारी रहती तो पार्थ की मौत भी हो सकती थी। लौहाश्व धनुष के अपग्रेड होने के बाद उसे प्रयोग करने में बहुत ज्यादा आध्यात्मिक शक्ति खर्च करनी पड़ रही थी। ऐसे में कुछ ही हमलों के बाद पार्थ की आध्यात्मिक शक्ति पूरी तरह से खत्म हो जाती और तब हार्दिक उसे मारने का ये सुनहरा मौका नहीं छोड़ता। उस समय नगर प्रमुख की भौहें भी तन गई थीं। हार्दिक वाजपेयी परिवार का प्रत्यक्ष वंशज था और उसकी पहचान भी काफी खास थी। ऐसे में अब जब उसका हाथ टूट गया था तो उससे होने वाली परेशानी भी काफी बड़ी होगी। उन्होंने पहले अनुमान लगाया था कि हार्दिक वाजपेयी के पार्थ को हराने की 60% संभावना थी। आखिरकार हार्दिक वाजपेयी को उसके तीरंदाजी कौशल के लिए जाना जाता था और उसकी साधना भी पार्थ से ज्यादा थी। लेकिन परिणाम ने नगर प्रमुख और मधुलिका दोनों को हैरान कर दिया था। पार्थ नगर प्रमुख की हालत देखकर मन ही मन हंस पड़ा। आखिर उसने नगर प्रमुख के लिए मुसीबत जो खड़ी कर दी थी। लेकिन सोचने वाली बात ये भी थी कि अगर आज वो हार गया होता तो उसके लिए कौन खड़ा होता। सारी बातों पर गौर करने के बाद मधुलिका ने भी आभ भरी और समझ गई कि इसमें पार्थ की गलती नहीं थी।
उसके पिता ही पार्थ का परीक्षण करना चाहते थे, जबकि उसके मौसेरे भाई के इरादे दुर्भावनापूर्ण थे। लेकिन नगर प्रमुख और न ही हार्दिक वाजपेयी दोनों को ही परेशानी का सामना करना पड़ा था। एक तरफ जहां हार्दिक का हाथ टूट गया था, तो दूसरी इस समस्या को हल करने की कोशिश में नगर प्रमुख का सिरदर्द बढ़ गया था। उनमें से केवल पार्थ ही चिंतामुक्त था। इस परीक्षण के बाद नगर प्रमुख ने पाया कि ये युवक उनके लिए अधिक आश्चर्य और साथ ही और अधिक परेशानी भी ला सकता है। इसके अलावा मधुलिका ने पाया कि उसका भावी पति अधिक से अधिक रहस्यमय होता जा रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे वो धुंध की परत में बंद हो। क्या सच में यही उसकी नियति थी जिसका उसके दादा गुरुवार ने जिक्र किया था? उस रात को पार्थ जमीन पर पालथी मारकर बैठ गया और धीरे से लौहाश्व धनुष को छुआ। अपग्रेड होने के बाद लौहाश्व धनुष की शक्ति बढ़ गई थी, लेकिन पार्थ के लिए अपनी वर्तमान साधना के साथ इसकी पूरी क्षमता से उपयोग करना कठिन था। इसके बाद पार्थ ने अपनी आंखें बंद कर लीं और वज्र शक्ति विरासत के पहली मंजिल के अंतिम खंड को समझना जारी रखा। उसके दिमाग में वज्र शक्ति विरासत के दृश्य दिखाई देने लगे। बिजली की एक के बाद एक तरंगें आतिशबाजी की तरह चमकदार रोशनी बना रही थी। धीरे धीरे दिन बीते गए और एक निश्चित दिन पार्थ की आंखों में पूर्णता की झलक दिखाई दी और मकड़ी के जाले जितनी पतली बिजली की तरंगें उसके हाथ पर खिले हुए फूल के समान असामान्य प्रतीकों के रही थी। तो क्या होगा आगे? क्या पार्थ ने हार्दिक को घायल करके कोई नई मुसीबत मोल ली है? और क्या नगर प्रमुख उसे इस मुसीबत से निकाल पाएंगे? और आखिर पार्थ यहाँ से बचने के लिए कौन सी तरकीब अपनाएगा? और क्या वो सच में मधुलिका से शादी नहीं करेगा, या फिर कहानी में आएगा कोई ऐसा मोड़ पार्थ खुद इस शादी के लिए हाँ कर देगा? जानने के लिए आगे के चैप्टर जरूर पढ़े और कृपया लाइक, कमेंट और शेयर करना ना भूलिए। 273 रहस्यमय हथियार मुख्य बिंदु। क्या ऐसा हो सकता है कि ईश्वर की आध्यात्मिक आंख की शक्ति एक और जागृति के कगार पर थी? पार्थ इस बारे में सोचे बिना नहीं रह सका। उसे यकीन था कि उसकी मानसिक ऊर्जा का स्तर अर्ध पृथ्वी मंडल में सामान्य साधकों से आगे निकल गया था। इसका मतलब था कि पार्थ का मानसिक ऊर्जा स्तर उसके साधना स्तर से अधिक हो गया था और इस प्रकार उसे दूसरी मंजिल के एक हिस्से को समझने में सफलता मिली। अब आगे की कहानी उसकी हथेली पर मौजूद नीला प्रतीक बिजली से बना था। ये तरंगों की तरह था। ये उस प्रतीक से काफी मिलता जुलता था जो पार्थ को चंद्रमहल प्रतियोगिता में प्राप्त हुआ था। इस प्रतीक के भीतर बिजली की गहरी आभा मौजूद थी, जो पार्थ की वज्र शक्ति विरासत की समझ का प्रतिनिधित्व करता था। उसी समय पार्थ के दिमाग में वज्र शक्ति विरासत की पहली मंजिल पूरी तरह से जगमगा उठी और दूसरी मंजिल से भी जागृति के संकेत मिलने लगे। अब ये उतना अंधकारमय नहीं था जितना पहले हुआ करता था। जहां तक तीसरी मंजिल की बात है, वहां अभी भी घोर अंधेरा था। वज्र शक्ति विरासत 3 मंजिलों में बटा है। आध्यात्मिक मंडल के योद्धा आमतौर पर केवल पहली मंजिल को समझ सकते हैं, जबकि दूसरी मंजिल को समझने के लिए पृथ्वी मंडल में पहुंचने की आवश्यकता होती है। तीसरी मंजिल के लिए किसी को कम से कम शीर्ष परम योद्धा के रैंक पर पहुंचना होगा। अगर मैं संपूर्ण वज्र शक्ति विरासत को समझ लेता हूँ तो मेरे बुधवार मंडल तक पहुंचने का एक मौका है। पार्थ ने हल्के से एक गहरी सांस छोड़ी और उसकी हथेली में चमक रही बिजली एक मुट्ठी के आकार के फूल में बदल गई और कुछ देर बाद गायब हो गई। उस समय पार्थ ने पूरी पहली मंजिल को समझ लिया था और दूसरी मंजिल का प्रवेश द्वार खुल गया था। एकमात्र समस्या ये थी कि दूसरी मंजिल को समझने के लिए उसे पृथ्वी मंडल में पहुंचने की आवश्यकता थी, जबकि तीसरी मंजिल के लिए शीर्ष परम योद्धा के स्तर तक। पार्थ की चेतना ने दूसरी मंजिल में प्रवेश करने की कोशिश की, लेकिन अंदर की छवियों और दृश्यों ने उन्हें सांस लेने में भी असमर्थ कर दिया।
हर दृश्य पार्थ के दिल को झकझोर देता था और इसे समझना बेहद थकाने वाला काम था। लेकिन इसके बाद भी पार्थ हैरान था। हालांकि दूसरी मंजिल को समझना कठिन था, लेकिन ये पूरी तरह से असंभव नहीं था। कठिन और असंभव दो पूरी तरह से अलग अवधारणाएं थीं। मैं अर्ध के पृथ्वी मंडल में भी नहीं पहुंचा हूं, फिर मैं इतनी जल्दी दूसरी मंजिल को समझने में कामयाब क्यों हो पा रहा हूं? पार्थ ने इस बारे में गंभीरता से सोचा। वो केवल एक ही उत्तर के बारे में सोच सकता था, और वो था ईश्वर की आध्यात्मिक आंख। ईश्वर की आध्यात्मिक आंख ने उसे शक्तिशाली मानसिक ऊर्जा के साथ साथ सामान्य लोगों से कई गुना अधिक देखने और समझने की क्षमता प्रदान की थी। इसके बाद पार्थ की चेतना उसकी दाहिनी आंख में विलीन हो गई। अब उसकी दाहिनी आंख के आयाम में मौजूद नीला प्रकाश 7 फुट 7 इंच तक पहुंच गया था। ऐसा लग रहा था जैसे ये एक सीमा तक पहुंचने वाला था। पार्थ की साधना केवल छठे सितारे पर थी, फिर भी नीला प्रकाश 7 फीट से अधिक बढ़ गया था। जब पार्थ ने आत्मा मुहर को नष्ट कर दिया था, तब उसकी साधना जरूर गिर गई थी, लेकिन उसकी समझ गायब नहीं हुई थी और मानसिक ऊर्जा कौशल सीखने के बाद उसमें और भी अधिक सुधार हुआ था। शेषनाग झील से बाहर आने के बाद उसका मानसिक ऊर्जा स्तर अर्ध पृथ्वी मंडल के कई साधकों के बराबर हो गया था। लेकिन पार्थ तब और भी आश्चर्यचकित रह गया जब उसे गहरे नीले प्रकाश के केंद्र में एक रहस्यमय नीली रोशनी दिखाई दी और एक ठंडी आभा ने उसके शरीर को ढक दिया। ये उसे देखते ही पार्थ का दिल हिल गया और वो हल्की नीली रोशनी जल्द ही फीकी पड़ गई। लेकिन ये एक ऐसी शक्ति थी जिसे उसने पहले कभी नहीं देखा था। उस रहस्यमय नीली रोशनी के एक छोटे से हिस्से ने ही पार्थ के दिल को झकझोर कर रख दिया था। क्या ऐसा हो सकता है कि ईश्वर की आध्यात्मिक आंख की शक्ति एक और जागृति के कगार पर थी? इसका मतलब था कि पार्थ का मानसिक ऊर्जा स्तर उसके साधना स्तर से अधिक हो गया था और इस प्रकार उसे दूसरी मंजिल के एक हिस्से को समझने में सफलता मिली। उस रात पार्थ ने अपनी नींव को मजबूत करना जारी रखा और महसूस किया कि उसकी आध्यात्मिक शक्ति की गति पहले से तेज हो गई है। आध्यात्मिक शक्ति के धागे सुई से भी पतले थे, लेकिन वे बहुत घने थे और उनसे कभी कभार बिजली की चमक भी निकल रही थी। आधे दिन बाद पार्थ को लगने लगा कि वो जब चाहे तब 7वें सितारे पर वापस लौट सकता है। इसके अलावा जब वो 7वें स्तर पर पहुंचेगा तो उसकी वास्तविक ताकत उस समय की तुलना में बहुत अधिक मजबूत होगी जब उसने प्राथमिक पृथ्वी वटी का इस्तेमाल किया था। इस तरह से पिछली बार उसकी साधना में आई गिरावट उसे और भी मजबूत बनने का मौका साबित हुई थी। इस बार उसकी साधना पहले से अधिक मजबूत थी और जब वो फिर से 7वें सितारे पर पहुंचेगा तो वो एक नए स्तर पर पहुंच चुका होगा। हालांकि ये महसूस करते हुए पार्थ की आंखें चमक उठी थी, लेकिन वो अब भी अनिश्चित था कि उसे आगे बढ़ना है या छठे सितारे के शिखर पर ही बने रहना है। जब मेरा अदृश्य चोगे सही हो जाएगा तो मेरी योजना लगभग पूरी हो जाएगी। पार्थ की आध्यात्मिक आंख ने अपने परिवेश का सर्वेक्षण किया और अपनी निगरानी रखने वाले अर्ध पृथ्वी मंडल के 4 विशेषज्ञों को देखा। इन चारों ने अर्ध पृथ्वी मंडल के सभी रक्षकों ने काले वस्त्र पहन रखे थे और खुद को छिपाने में माहिर थे। उनके शरीर में पृथ्वी मंडल की आध्यात्मिक शक्ति 50% तक परिवर्तित हो चुकी थी। प्रतियोगिता के समय पार्थ निश्चित रूप से इनका सामना नहीं कर पाता। इस तरह से देखें तो पार्थ को रोकने के लिए ये 4 विशेषज्ञ स्पष्ट रूप से पर्याप्त थे। 3 दिन बाद त्रिकाल महल के एक भूमिगत कमरे में इस अदृश्य चोगे को ठीक करने का सारा सामान इकट्ठा हो गया है। अब हमें इसे ठीक करने की जरूरत है, महागुरु त्रिकाल ने कहा। पार्थ ने इस तथ्य को नहीं छिपाया कि वो अपने लौहाश्व धनुष को कनौज नगर प्रमुख की जानकारी में परिष्कृत कर रहा था, लेकिन इस बार उन लोगों को अदृश्य चोगे की मरम्मत सबसे छिपाकर करनी थी। इस प्रकार पार्थ को खुद महागुरु त्रिकाल की मदद करनी थी, न कि अन्य प्रशिक्षुओं से मदद मांगना था।
ठीक है, वैसे भी अदृश्य चोगे को ठीक करने की प्रक्रिया अत्यंत जटिल है। ऐसे में कोई सामान्य प्रशिक्षु मेरी मदद नहीं कर सकता है। उसकी बात सुनकर महागुरु त्रिकाल मुस्कुराए। इस बार महागुरु त्रिकाल ने पार्थ को और भी जटिल काम दिए। इसने पार्थ को संदिग्ध बना दिया कि क्या महागुरु त्रिकाल जानबूझकर परेशान कर रहे थे या फिर उसका परीक्षण कर रहे थे। लेकिन वो जानता था कि सावधानी जितनी अधिक होगी, असफलता की संभावना उतनी ही कम होगी। महागुरु त्रिकाल ने उदासीनता से इन सभी कार्यों को पार्थ को दे दिया, लेकिन पार्थ के पास इसका ज्यादा अनुभव नहीं था, इसलिए वो कभी कभार गलती भी करता था, जिसे महागुरु त्रिकाल द्वारा ठीक किया जाता था। पार्थ को कुछ कठिन कार्य भी दिया गया था, जैसे आग को नियंत्रित करना और हथियार निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाली सरणियों को तराशना। तीसरे दिन पार्थ के माथे से पसीना छूटना शुरू हो गया था और आखिरकार उसे थकान महसूस होने लगी थी। अपना नेत्र कवच हटाओ और अपनी वास्तविक शक्ति प्रदर्शित करो, महागुरु त्रिकाल ने मुस्कुराते हुए कहा। पार्थ एक पल को रुका, लेकिन फिर अपनी आंखों पर से नेत्र कवच हटाते हुए अपनी नीली आंख को प्रकट किया। जिस क्षण महागुरु त्रिकाल ने उसके ईश्वर के आध्यात्मिक नेत्र को देखा तो उनका हृदय थोड़ा हिल गया। आपकी नेत्र कवच आपकी आंखों से वास्तविक आभा को अवरुद्ध नहीं कर सकती है, खासकर जब आप आंखों की शक्ति का उपयोग कर रहे हों। मैं किसी दिन तुम्हें एक नया नेत्र कवच बनाकर दूंगा, महागुरु त्रिकाल ने पार्थ को अपना कार्य जारी रखने का संकेत देने से पहले कहा। उस समय पार्थ को और कोई चिंता नहीं थी, इसलिए उसने अपने आध्यात्मिक आंख की शक्ति जागृत की और बाकी कार्यों को पूरा करना शुरू कर दिया। इस स्थिति में उसका अनुभव और नियंत्रण बिल्कुल नए स्तर पर पहुंच गया। आपकी आंख हथियार निर्माण के लिए एकदम सही है। यदि आप इच्छुक हैं तो मैं आपको लोहार महागुरु बनने में मदद कर सकता हूं। महागुरु त्रिकाल उसकी आध्यात्मिक आंख को देखकर उत्साहित हुए बिना नहीं रह सके। आप क्या कहना चाहते हैं? मुझे पूरी बात समझाइए। उनकी बात सुनकर पार्थ ने अचानक काम करना बंद कर दिया। पिछले कुछ दिनों में पार्थ का काम सामान्य प्रशिक्षुओं और यहाँ तक कि कुछ पुराने लोहारों की सीमा से भी अधिक हो गया था। महागुरु त्रिकाल ने मुस्कुराते हुए कहा, मैं इसे और नहीं छिपाऊंगा। किसी ने मुझे एक शक्तिशाली आध्यात्मिक हथियार बनाने के लिए कहा है, जिसके लिए 2 लोहारों को एक साथ काम करने की जरूरत होगी, और तब भी सफल होने की 100% गारंटी नहीं है। इससे मुझे क्या लेना देना? पार्थ ने उत्सुकता से पूछा। ये हथियार एक प्राचीन प्रतिरूप पर आधारित है और इसे बनाना बेहद कठिन है। इसके लिए अकल्पनीय नियंत्रण और सटीकता की आवश्यकता है, वरना हमारा प्रयास विफल हो जाएगा। जब महागुरु त्रिकाल ने ये बात बताई तो वे थोड़ी देर के लिए रुक गए। उनकी बात सुनकर पार्थ की आंखों में एक रोशनी चमक उठी और उसने धीमी आवाज में कहा, ऐसा लगता है कि जब मैं पहली बार त्रिकाल महल में आया था, आपने तभी ये योजना बना ली थी। ये सच है, आप केवल एक बार किसी वस्तु पर नजर डालकर उसकी कमियों का पता लगा सकते हैं। इससे हमारे समय और श्रम की बचत हो सकती है। महागुरु त्रिकाल उसकी बात से असहमत नहीं थे। पार्थ इस बारे में सोचे बिना नहीं रह सका। वो महागुरु त्रिकाल की मदद कर सकता था, लेकिन उसे इससे क्या लाभ होगा? ये जानने योग्य था कि मधुलिका के साथ उसकी शादी की तारीख को अब केवल 2 महीने से थोड़ा ज्यादा समय ही बचा था। ऐसे में उसे हर कदम बड़ी सावधानी से उठाने की जरूरत थी। हे, इस हथियार को पूरा करने पर होने वाला लाभ आपकी कल्पना से भी अधिक है। केवल इसी बात से ही आप इसे अस्वीकार नहीं कर सकते। महागुरु त्रिकाल रहस्यमय तरीके से मुस्कुराए और आत्मविश्वास के साथ जवाब दिया। ओह, अब पार्थ थोड़ा उत्सुक हो गया था। महागुरु त्रिकाल ने अचानक अपना आध्यात्मिक शक्ति प्रसारित की और पूरे कमरे को सील कर दिया। पार्थ को यह थोड़ा असामान्य लगा। इस हथियार का प्रतिरूप 4 महान विरासतों में से एक से संबंधित है। स्वर्ग की विरासत, महागुरु त्रिकाल ने गंभीर भाव से पार्थ को बताया।
स्वर्ग की विरासत, ये सुनकर पार्थ ठंडी सांस लेने से खुद को रोक नहीं सका। स्वर्ग की विरासत को 4 विरासतों में से पहला स्थान प्राप्त था और ये सबसे ज्यादा रहस्यमय और प्राचीन थी। वर्तमान समय में किसी को भी स्वर्ग की विरासत नहीं मिली थी और ये विरासत हर दसियों हजार वर्षों में केवल एक बार प्रकट होती थी। अभिलेखों के अनुसार जब भी स्वर्ग की विरासत प्रकट होती है तब आर्यावर्त की स्थिति में बड़ा बदलाव दिखाई देता है। दूसरी बात, उस व्यक्ति की पहचान अत्यंत शक्तिशाली है। अगर एक बार आप इस कार्य को पूरा कर लेते हैं तो वो व्यक्ति आपका ऋणी हो जाएगा और अवध साम्राज्य के भीतर आपकी बहुत मदद करेगा। महागुरु त्रिकाल ने दूसरे इनाम का खुलासा किया। महागुरु त्रिकाल की बात मानने से पहले पार्थ एक पल के लिए चुप हो गया। जैसे ही महागुरु त्रिकाल ने कहा कि उस हथियार का प्रतिरूप स्वर्ग की विरासत से जुड़ा है, तो अकेले इस बात से ही कोई भी इसे अस्वीकार नहीं कर सकता था। इस तरह पार्थ और महागुरु त्रिकाल एक समझौते पर पहुंच गए कि पार्थ महागुरु त्रिकाल को हथियार बनाने में मदद करेगा। दोनों ने कुछ दिनों के भीतर अदृश्य चोगे को ठीक कर लिया और नया अदृश्य चोगा अपनी संपूर्ण स्थिति में पहुंच गया। पार्थ ने अदृश्य चोगा पहन लिया और देखते ही देखते उसका शरीर फीका पड़ने लगा। अचानक कमरे के कोने में एक परछाई उभरी। ऐसा लगा जैसे पार्थ भूत में बदल गया हो। महागुरु त्रिकाल मदद नहीं कर सके और खुशी से चिल्लाए, ये विरासती वस्तु वास्तव में अद्भुत है। अदृश्यता और गति के अलावा ये दुश्मन के हमलों को भी अवशोषित कर सकता है। यदि किसी की साधना काफी अधिक होती है तो वे छाया प्रतिरूप भी बना सकते हैं। छाया प्रतिरूप। उनकी बात सुनकर पार्थ ने एक जिज्ञासु अभिव्यक्ति प्रकट की। महागुरु त्रिकाल वास्तव में एक लोहार महागुरु होने के योग्य थे, जो विरासती वस्तुओं की छिपी हुई शक्तियों का भी पता लगा सकते थे। तो क्या होगा आगे? कौन है वो व्यक्ति जिसके बारे में महागुरु त्रिकाल बात कर रहे थे? क्या वो दुश्मन साबित होगा या फिर दोस्त? और क्या पार्थ अब आसानी से कन्नौज नगर से भागने में कामयाब हो जाएगा? जानने के लिए आगे के चैप्टर जरूर पढ़ें और कृपया लाइक, कमेंट और शेयर करना ना भूलिए। 274 प्यार का इजहार। मुख्य बिंदु। आप मधुलिका ने बिल्कुल भी उम्मीद नहीं की थी कि पार्थ इतना साहसी होगा कि वो उसकी कमर पर अपना हाथ लपेटेगा। इतना कहते ही उसने तुरंत ही अपनी रक्त रेखा शक्ति को जागृत कर लिया। लेकिन उसकी रक्त रेखा शक्ति के जागृत होते ही पार्थ की रक्त रेखा भी सक्रिय हो गई। शायद ऐसा इसलिए था क्योंकि उसे मधुलिका की रक्त रेखा की शक्ति से खतरा महसूस हुआ था। उसकी दाहिनी पुतली की गहराइयों में हल्की नीली रोशनी का एक छोटा सा टुकड़ा दिखाई दिया। उसी समय मधुलिका ने महसूस किया कि उसका खून कांपने लगा था। मधुलिका ने महसूस किया कि उसका खून कांपने लगा था। तभी पार्थ ने अपने हाथ में और शक्ति जोड़ दी और धीरे से उसे अपने आलिंगन में खींच लिया। अब आगे की कहानी। महागुरु त्रिकाल ने पार्थ को समझाया कि ये छाया प्रतिरूप केवल धुंधली छाया नहीं है, बल्कि वे हमला करने के साथ साथ दुश्मन का ध्यान भी भटका सकते हैं। इसके अलावा भी इसके अनगिनत उपयोग हैं। उनकी बात सुनकर पार्थ के दिमाग में एक छवि उभरी। जब वो किसी पर हमला करेगा तो उसके जैसी हरकतों के साथ उसकी कई परछाइयां दिखाई देंगी और दुश्मन पर हमला करेंगी। इससे दुश्मन को पता नहीं चल पाएगा कि असली पार्थ कौन है, जिससे पार्थ को काफी फायदा मिलेगा। बेशक इस शक्ति का उपयोग करने के लिए एक निश्चित साधना तक पहुंचने जरूरत थी, लेकिन कोई बात नहीं, पार्थ का लक्ष्य पहले ही पूरा हो चुका था। अदृश्य चोगे को ठीक करने के बाद उसकी अदृश्यता शक्ति नाटकीय रूप से बढ़ गई थी, खासकर जब एक ही जगह पर स्थिर हो तो। साथ ही अंधेरे में ये शक्ति दोगुनी शक्तिशाली हो जाएगी। जब पार्थ ने अदृश्यता प्रभाव को सक्रिय किया तो पृथ्वी मंडल के योद्धा भी उसे अंधेरे में बिना गहन खोज के नहीं देख पाएंगे। अगले 2 दिनों में नगर प्रमुख के लोगों ने महसूस किया कि पार्थ का त्रिकाल पर्वत पर आना जाना काफी बढ़ गया था।
कई बार ऐसा भी होता था कि पार्थ कुछ दिनों के लिए वापस भी नहीं आता था। जनता में अफवाहें फैलने लगीं कि महागुरु त्रिकाल ने पार्थ को व्यक्तिगत शिष्य के रूप में स्वीकार कर लिया था, लेकिन सच्चाई चाहे जो भी हो, दोनों के बीच के संबंध सामान्य नहीं थे। यदुवंशी परिवार के लिए ये अच्छी खबर थी। नगर प्रमुख के कारण महागुरु त्रिकाल और यदुवंशी परिवार के बीच का संबंध काफी खराब हो गया था। अवध साम्राज्य में महागुरु त्रिकाल की स्थिति काफी उच्च थी और उन्हें शीर्ष 10 लोहारों में स्थान दिया जाता था। ये संभव था कि कुछ ही समय में वो शीर्ष 5 में भी पहुंच जाए। लेकिन जो बात अधिक महत्वपूर्ण थी वो ये थी कि महागुरु का पवित्र रक्त समुदाय के साथ एक विशेष संबंध था। यदुवंशी परिवार हमेशा से महागुरु त्रिकाल के साथ अच्छे संबंध बनाना चाहता था, लेकिन इसमें कुछ खास प्रगति नहीं हुई थी। लेकिन अब जब नगर प्रमुख के दामाद का महागुरु त्रिकाल के साथ रिश्ता मजबूत हो गया था, तो ये उनके लिए एक अच्छा संकेत था। नगर प्रमुख ने इस बारे में बात करने के लिए पार्थ को बुलाया भी था। पार्थ, अगर आप महागुरु त्रिकाल के मुख्य शिष्य बन जाते हैं तो ये कन्नौज के यदुवंशी परिवार के लिए बहुत मददगार साबित होगा। नगर प्रमुख ने ऐसे बात की जैसे वो पार्थ के पिता हों, लेकिन पार्थ ने स्पष्ट रूप से उनकी मांग को खारिज कर दिया। महागुरु त्रिकाल उसे शिष्य बनाना जरूर पसंद करेंगे, लेकिन पार्थ हथियार निर्माण में बहुत अधिक समय खर्च नहीं करना चाहता था। वो अपने गुरुवार के आदेशों को कभी नहीं भूल सकता था। जैसे जैसे समय बीता गया, पार्थ धीरे धीरे अधिक व्यस्त होता गया। वो त्रिकाल पर्वत पर जाता था और महागुरु त्रिकाल से हथियार निर्माण के बारे में काफी चर्चा करता था। पार्थ ने महागुरु त्रिकाल को कई हथियार बनाने में भी मदद की थी। उनमें से एक आध्यात्मिक श्रेणी का हथियार भी था। हथियार निर्माण की प्रक्रिया सहज थी, जिससे पार्थ की हथियार निर्माण की समझ कई गुना बढ़ गई थी। उसकी क्षमता देखकर महागुरु त्रिकाल बेहद खुश थे। पार्थ की प्रगति उनकी अपेक्षाओं से अधिक थी। इधर एक तरफ जहां पार्थ और मधुलिका के बीच शादी की तारीख में अब केवल 2 महीने बाकी थे, तो वहीं दूसरी ओर मधुलिका नाम की भावी पत्नी को पूरी तरह से नजरअंदाज कर दिया गया था। आखिरकार पार्थ कन्नौज से निकलने के लिए महागुरु त्रिकाल के साथ एक अच्छे संबंध बनाने पर विचार कर रहा था और नगर प्रमुख ने भी इस बात का समर्थन किया था। शुरू में मधुलिका को इससे बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ा, लेकिन जैसे जैसे उनकी शादी की तारीख करीब आती गई तो वो इस भाव को और अधिक दबा नहीं सकती थी। शादी महिलाओं के लिए एक अत्यंत महत्वपूर्ण घटना होती है, लेकिन पार्थ कभी भी मधुलिका से मिलने तक नहीं गया था। पार्थ मेरे बारे में क्या सोचता है? इस समय मधुलिका थोड़ा तनाव में थी और जब भी वो पार्थ को देखती थी तो उसकी आंखों में असंतोष के भाव आ जाते थे कि आखिर पार्थ उसके साथ इतना रूखा व्यवहार क्यों करता है। जब से उनकी शादी की तारीख तय हुई थी, तब से मधुलिका के दिल में पार्थ की छवि बदलने लगी थी। शुरुआत में पार्थ सिर्फ एक युवा पशु प्रशिक्षक था, जो कि मधुलिका के आदर्श पति की छवि से लाख गुना अलग थी। लेकिन बाद में वो और अधिक रहस्यमय होता जा रहा था और उसकी हर परीक्षा पार्थ की एक नई ताकत और क्षमता का अनावरण कर देती थी। एक रहस्यमय नेत्र रक्त रेखा, उत्कृष्ट तीरंदाजी कौशल, जानवरों को वश में करने की प्रतिभा, यहाँ तक कि उसने एक लोहार महागुरु को भी अपना मुरीद बना लिया था। इस युवक का हर प्रदर्शन आत्मविश्वास और शांति के साथ पूरा हुआ था। पूरे कन्नौज क्षेत्र में उसकी उम्र का कौन सा व्यक्ति उसका मुकाबला कर सकता था? आखिरकार मधुलिका को ये स्वीकार करना पड़ा कि वो असीम क्षमता वाला एक युवक था, जो धीरे धीरे उसके मन में बसी आदर्श पति की छवि के करीब पहुंचना शुरू कर दिया था। सबसे महत्वपूर्ण बात यह थी कि वो वही शख्स था जिसे उसकी नियति ने चुना था। अब मधुलिका उसे अपने भावी पति को स्वीकार करने में सक्षम थी, लेकिन एकमात्र समस्या ये थी कि पार्थ हमेशा व्यस्त रहता था और वस्तुतः उसकी उपेक्षा किया करता था।
अंत में उस दिन पार्थ आखिरकार मधुलिका से मिलने गया। उसे देखने के बाद मधुलिका ने एक गहरी सांस छोड़ी। कोई भी युवक चाहे कितना भी निर्मोही क्यों ना हो, फिर भी वो वास्तविकता को जरूर समझेगा। उसे विश्वास नहीं था कि पार्थ उसके आकर्षण से बच सकता है। मधु, मैं एक आध्यात्मिक उपकरण बनाने में मदद करने के लिए महागुरु त्रिकाल के पास जा रहा हूँ और शायद वहां मुझे 1 महीने तक रुकना पड़ सकता है। क्योंकि नगर प्रमुख अनुपस्थित है, तो क्या आप जाकर उन्हें ये बात बता सकती है? पार्थ ने तुरंत उसे अपने आने का कारण बताया और उसके बाद वो वहां से जाने लगा। 1 महीना, उसकी बात सुनकर मधुलिका चकित रह गई थी। उसे लगा जैसे वो खूबसूरत बादलों से गिरकर जमीन पर आ गई हो। इस युवक का रूखापन और अज्ञानता उसकी कल्पना से परे थी। बेशक ये मधुलिका थी, अगर उसकी जगह कोई और लड़की होती तो अब तक टूट चुकी होती। रुको, एक कर्कश आवाज ने पार्थ के कदमों को रोक दिया। जब पार्थ ने पलटकर मधुलिका को देखा तो वो हैरान हो गया। उस समय मधुलिका की आंखें ठंडी हो गई थी और पार्थ को आखिरकार समस्या का एहसास हो गया। ओह, मैं इतनी महत्वपूर्ण बात भूल गया। कुछ समझ आते ही पार्थ के विचार हिल गए। जब से शादी की तारीख तय हुई थी, तब से वो योजना बना रहा था कि उसे कैसे बचना है, या फिर वो महागुरु त्रिकाल की मदद कर रहा होता था। इसलिए उसने अपनी भावी पत्नी की पूरी तरह से उपेक्षा कर दी थी। पार्थ को चिंता थी कि मधुलिका को महसूस हो जाएगा कि कुछ गड़बड़ है। ऐसे में अगर ये छोटी सी बात उसकी योजना के विफल होने का कारण बनती है, तो ये इसके लिए अच्छी खबर नहीं होगी। मुझे पता है कि आप पिछले कुछ दिनों से काफी व्यस्त हैं, लेकिन हमारी शादी, मधुलिका को नहीं पता था कि उसे क्या कहना चाहिए और वो मन ही मन कुछ हद तक अपमानित भी महसूस कर रही थी, जिससे अर्धपारदर्शी पर्दे के पीछे उसका चेहरा लाल हो गया था। लेकिन पर्दे के कारण पार्थ उसे नहीं देख सकता था। लेकिन पार्थ को पहले ही आभास हो गया था कि उसने अपनी अज्ञानता के कारण शायद एक बड़ा दोष छोड़ दिया है, इसलिए वो इसे ठीक करने के बारे में सोचने लगा था। मुझे इसे कैसे ठीक करना चाहिए? पार्थ इस बारे में गहराई से विचार करने लगा। इस समय सबसे महत्वपूर्ण बात यह थी कि किसी तरह मधुलिका के दिल को शांत किया जाए। मुझे उसे कैसे शांत करना चाहिए? ये ठीक रहेगा। मुझे उसे थोड़ी सांत्वना देनी चाहिए। पार्थ के विचार काफी तेज और उतावलेपन से भरे थे। वो रिश्तों के बारे में ज्यादा नहीं जानता था और न ही उसने उनके बारे में ज्यादा सोचा था। आखिरकार वो अभी भी बड़ा हो रहा था और वो केवल अपनी साधना पर ध्यान देना चाहता था। इसके अलावा ईश्वर की आध्यात्मिक आंख के विलय के बाद से पार्थ की मन की स्थिति शांत हो गई थी और उसका रवैया बिल्कुल ठंडा हो गया था। पार्थ को केवल अपने ईश्वर की आध्यात्मिक आंख की शक्ति को जागृत करने की जरूरत थी और वो कुछ भी देख सकता था, फिर चाहे कोई लड़की कितनी भी बदसूरत या सुंदर क्यों ना हो। वे अभी भी हड्डियों, रक्त और आध्यात्मिक शक्ति के संयोजन से ही बनी थीं। पार्थ ने कुछ समय तक सोचा कि उसे मधुलिका को किस प्रकार सांत्वना देनी चाहिए। मधु, मुझे पता है कि मैं पिछले कुछ समय से हमारी शादी को लगभग भूल ही गया था। मुझे इस बारे में खेद। इतना कहते हुए पार्थ की ठंडी आंखें अचानक गर्म हो गईं और उसके चेहरे पर एक फीकी मुस्कान भी आ गई। उसके चेहरे के भावों को देखकर मधुलिका एक पल के लिए रुक गई। इस लड़के का रवैया कैसे बदल गया? लेकिन उसे इस तथ्य को स्वीकार करना पड़ा कि पार्थ की शीतलता के आदी होने के बाद उसके गर्म रवैये को देखना दुर्लभ और थोड़ा सुखद भी था। सच कहूं तो मैं केवल दूर से ही आपकी खूबसूरती की तारीफ कर सकता था। मेरा आपसे शादी करना तो बहुत दूर की बात है, लेकिन मैंने कभी नहीं सोचा था कि मेरा नसीब इतना अच्छा होगा। सब कुछ किसी सपने के सच होने जैसा है। पार्थ अपनी भावनाओं बारे में कहानियां बनाता रहा और उसकी हरकतें करुणा से भरी थीं। अपने सामने खड़े इस युवक की बातें सुनकर मधुलिका आश्चर्यचकित हुए बिना न रह सकी।
उसने नहीं सोचा था कि ये अज्ञानी युवक अचानक से उसके प्रति अपने प्यार को कबूल करने लगेगा। जब पार्थ अपनी बात कह रहा था तो वो मधुलिका की अभिव्यक्ति पर भी ध्यान दे रहा था, लेकिन मधुलिका के भावों में ज्यादा बदलाव नहीं आया था। क्या ऐसा हो सकता है कि मैं उसे अपनी बातों से शांत नहीं कर पा रहा हूँ? ऐसा सोचते हुए पार्थ ने एक गहरी सांस ली और एक कदम बढ़ाते हुए अपनी बाहें मधुलिका की कमर के चारों ओर लपेट दिया। आप मधुलिका ने महसूस किया कि उसका खून कांपने लगा था। तभी पार्थ ने अपने हाथ में और शक्ति जोड़ दी और धीरे से उसे अपने आलिंगन में खींच लिया। रक्त रेखा शक्ति के दमन के कारण मधुलिका भी हिल नहीं पा रही थी और उसका दिल तेजी से धड़क रहा था। वास्तव में एक महिला को गले लगाना बहुत अच्छा लगता है, पार्थ ने मन ही मन सोचा, लेकिन उसका अधिकांश ध्यान अभी मधुलिका की अभिव्यक्ति पर ही केंद्रित था, जो कि शर्मिंदगी, क्रोध, सांत्वना और अन्य कई भावनाओं के साथ मिश्रित थी। वास्तव में मधुलिका की रक्त रेखा जम गई थी, जिससे उसके लिए सांस लेना भी मुश्किल हो गया था। बेशक इस समय वो खुद को असहाय महसूस कर रही थी। ऐसा लगता है कि इतना मधु के मन को शांत करने के लिए पर्याप्त नहीं है, ये सोचते हुए पार्थ ने आप भरी। फिर उसने अपना सिर नीचे किया और धीरे से मधुलिका के माथे को चूम लिया। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? उसकी हरकत से मधुलिका पूरी तरह से स्तब्ध थी। उसके मन में शर्मिंदगी, गुस्सा, हर तरह की भावनाएं घूम रही थीं। ये देखते ही कि मधुलिका की अभिव्यक्ति सही नहीं थी, पार्थ ने तुरंत उसे अपने आलिंगन से मुक्त कर दिया। ठीक उसी क्षण मधुलिका की आध्यात्मिक शक्ति फूट पड़ी और अर्ध पृथ्वी मंडल की आभा प्रकट हो गई। ये ठीक नहीं है, पार्थ ने आखिरकार महसूस किया कि उनकी सांत्वना हद से ज्यादा आगे बढ़ गई थी। तुम बेशर्म! मधुलिका की आवाज में शर्मिंदगी और गुस्सा मिला हुआ था, लेकिन वो अपना वाक्य पूरा करने से पहले ही रुक गई। वो पार्थ को बेशर्म हरामी कहना चाहती थी, लेकिन वो उसका भावी पति था। जबकि पार्थ की ओर इशारा कर रही उसकी उंगली समझ नहीं पा रही थी कि पीछे हटना है या नहीं। मधु, मेरा कोई गलत इरादा नहीं है, मैं सिर्फ आपके मन को शांत करना चाहता था। उसके भावों को देखकर पार्थ भी अवाक था। मैं ठीक हूँ। मधुलिका ने उसकी ओर गहराई से देखा और उसकी आंखों में आया पानी भी जल्द ही गायब हो गया। ये युवक उसका भावी पति था और उसके मन में मौजूद आदर्श पति के बेहद करीब था। साथ ही उसका भावी पति होने के नाते उसके द्वारा की गई हरकतें बहुत ज्यादा नहीं थीं। ठीक है, मैं अब त्रिकाल पर्वत जा रहा हूँ। क्या आप कृपया नगर प्रमुख को इस बारे में बता सकती हैं? इतना कहकर पार्थ ने एक सांस छोड़ी और अपने सामान्य ठंडे स्वभाव में लौट आया। फिर वो तुरंत वहां से गायब हो गया, चला गया। मधुलिका एक पल के लिए रुक गई। वो लड़का अभी अपनी भावनाएं स्वीकार कर रहा था और फिर उसे गले लगाते हुए चूम रहा था, लेकिन अब वो ऐसे गायब हो गया जैसे कुछ हुआ ही न हो। क्या उसके मन में मेरे प्रति भावनाएं हैं? अंधेरी रात के आकाश में गायब हुए पार्थ के बारे में सोचकर मधुलिका को नहीं पता था कि क्या कहना है। तो क्या होगा आगे? तो क्या मधुलिका के मन में अब पार्थ के लिए भावनाएं जाग रही है? लेकिन पार्थ तो इस शादी से बचने की तैयारी कर रहा है। ऐसे में क्या मधुलिका का प्यार अधूरा रह जाएगा, या फिर ये किसी नए दास्तान की शुरुआत है? जानने के लिए आगे के चैप्टर जरूर पढ़ें और कृपया लाइक, कमेंट और शेयर करना ना भूलें। 275 पवित्र रक्त समुदाय धमाकेदार रविवार के लिए तैयार हो जाओ। और हाँ, लाइक, शेयर और कमेंट करना ना भूलें। मुख्य बिंदु, कोई समस्या? महागुरु त्रिकाल ने पूछा। नहीं, लेकिन इसमें काफी समय और मेहनत लगेगी। इसके अतिरिक्त इस प्रक्रिया में कुछ सामग्री बर्बाद हो जाएगी, पार्थ ने उत्तर दिया। सामग्री बर्बाद हो जाएगी? लाल बालों वाले व्यक्ति के चेहरे पर अचानक मुस्कान आ गई, लेकिन वो कुछ नहीं बोले। इस हथियार को बनाने से पहले बर्बाद होने वाली सामग्री से पूरा त्रिकाल महल भी भर सकता था। याद रखें,
थोड़ी सी गलती से भी हथियार खराब हो सकता है। अब आगे की कहानी। त्रिकाल पर्वत। पार्थ सहमति के अनुसार समय पर पहुंच गया। उसने और महागुरु त्रिकाल ने जो सौदा किया था उसके अनुसार वे आज रात आध्यात्मिक हथियार बनाना शुरू कर देंगे। जब पार्थ ने इस बार त्रिकाल पर्वत में प्रवेश किया तो उसने कई अपरिचित आभाओं को महसूस किया, जिससे एक पल के लिए तो उसका दिल जम गया। पूरा त्रिकाल पर्वत तनावग्रस्त था और हर तरफ सन्नाटा पसरा हुआ था। एक आवाज भी नहीं सुनाई दे रही थी। त्रिकाल महल के द्वार पर एक सोने से बनी पालकी मौजूद थी, जिस पर दो तलवार का प्रतीक था जो एक दूसरे काट रहे थे, और उन तलवारों के ऊपर एक दहाड़ते हुए सिंह का सिर बना था। पालकी के चारों कोनों में 4 पालकी वाहक खड़े थे, जिन्हें देखकर पार्थ की अभिव्यक्ति नाटकीय रूप से बदल गई। उन चारों पालकी वाहकों का प्रभामंडल बहुत शक्तिशाली था। पृथ्वी मंडल। वे सभी पृथ्वी मंडल के योद्धा थे। ये एहसास होते ही पार्थ ठंडी सांस लेने से खुद को नहीं रोक सका। जिस व्यक्ति के पास 4 महायोद्धा है जो उसकी पालकी ढोने का काम करते हो, वो व्यक्ति खुद कितना शक्तिशाली होगा। उसी समय लगभग आधा मील दूर 4 काली आकृतियां अंधेरे में विलीन होगी। आज रात त्रिकाल पर्वत थोड़ा अलग लग रहा है। काली पोशाक वाली आकृतियों में से एक बुदबुदाई। सामने वाले ने कहा, त्रिकाल महल के बाहर एक पालकी खड़ी है। ये सोने से बना है और इस पर शेर के साथ 7 तलवारों का प्रतीक भी है। जैसे ही उसकी बात समाप्त हुई, काली पोशाक पहने सभी 4 आकृतियों ने ठंडी सांस थी। रक्त सिंह पालकी चारों ने पालकी को देखा और वे तुरंत लकवाग्रस्त और भयभीत महसूस करने लगे, और चारों की पीठ पसीने से भीग गई। हमें क्या करना चाहिए? उनमें से एक ने पूछा। हिलना मत, उनके नेता ने कड़े स्वर में कहा। अगर उस पालकी में मौजूद हमें मारना चाहे तो नगर प्रमुख और यदुवंशी परिवार के बुजुर्ग दोनों मिलकर भी हमें नहीं बचा सकते। काले कपड़े पहने चारों आकृतियां मूर्तियों की तरह स्थिर हो गई थीं। अगर कोई ध्यान से सुनने की कोशिश करे तो उसे एहसास होगा कि पूरे त्रिकाल पर्वत पर, यहाँ तक कि पक्षियों और जानवरों ने भी आवाज करने की हिम्मत नहीं की थी। ये बिल्कुल खामोश था। पार्थ ने महसूस किया कि उसके लिए भी सांस लेना थोड़ा कठिन था। ऐसा लग रहा था कि ये सब रक्त सिंह पालकी की वजह से हो रहा था। महागुरु त्रिकाल के साथ हुई बात के मुताबिक जिस शख्स ने उन्हें ये काम सौंपा है वो भी आज पहुंचेगा। इतना सोचकर पार्थ ने चुपचाप त्रिकाल महल में प्रवेश कर गया। चारों पालकी वाहक खंभों की तरह स्थिर खड़े थे। उन्होंने पार्थ को देखा तक नहीं। पूरा त्रिकाल महल शांत था। वहां न तो एक भी प्रशिक्षु था और न ही शिष्य। तुम आ गए अचानक, महागुरु त्रिकाल ने वहां पर आते हुए कहा। वहां के हालात को देखकर पार्थ भी अजीब महसूस कर रहा था और तब तक कुछ नहीं बोला जब तक कि महागुरु त्रिकाल उसे लेकिन एक गुप्त कक्ष के अंदर नहीं चले गए। गुप्त भूमिगत कक्ष में एक लाल बालों वाला पुरुष एक सुनहरा वस्त्र पहने बैठा था। उसकी उम्र 30 के आसपास लग रही थी और वो दिखने में साधारण था। सिंह साहब, मेरा सहायक यहाँ आ गया है, महागुरु त्रिकाल ने सम्मानपूर्वक कहा। पार्थ स्थिर खड़ा रहा और उस लाल बालों वाले पुरुष का निरीक्षण किया। उसने महसूस किया कि वो इस व्यक्ति के आर पार बिल्कुल नहीं देख सकता था। वो बेहद सामान्य लग रहे थे, लेकिन उनकी आभा की वजह से कोई भी उन्हें कभी नहीं भूल पाएगा। इसके अलावा पार्थ ने सहज रूप से महसूस किया कि उसे अपने ईश्वर की आध्यात्मिक आंख का उपयोग नहीं करना चाहिए। ठीक है, हमें सफलता का मौका पाने के लिए 2 लोहारों की आवश्यकता है। लाल बालों वाले व्यक्ति की आवाज दिल को सुकून देने वाली थी। महागुरु त्रिकाल ने समझाया, इस हथियार को बनाने में सटीकता और नियंत्रण सबसे महत्वपूर्ण चरण है। इस चरण में उसकी सटीकता लोहार महागुरु से भी बेहतर है। इसके अलावा सिंह साहब को जितनी जल्दी हो सके इस हथियार की जरूरत है, लेकिन महागुरु पीरेंद्र सम्राट के लिए उपकरण तैयार कर रहे हैं, इसलिए उनके पास समय नहीं है। जब दोनों लोग बात कर रहे थे तब पार्थ चुप था,
लेकिन फिर भी वो काफी ज्यादा जानकारी इकट्ठा करने में कामयाब रहा। अगर वो गलत नहीं था, महागुरु पीरेंद्र अवध साम्राज्य के शीर्ष लोहार थे। ओह ठीक है, तुम और महागुरु पीरेंद्र दोनों एक ही लोहार महागुरु के शिष्य थे। हथियार निर्माण के मामले में आप दोनों प्रतिभाशाली हैं। लाल बालों वाले व्यक्ति ने अपना सिर हिलाया। उन्होंने पार्थ की क्षमता पर सवाल नहीं उठाया और इसके बजाय महागुरु त्रिकाल की बातों पर विश्वास करने का फैसला किया। आपका क्या नाम है? लाल बालों वाले व्यक्ति ने पार्थ से पूछा। कनिष्ठ पार्थ वरिष्ठ सिंह साहब का अभिवादन करता है। पार्थ ने महसूस किया कि इस व्यक्ति की पहचान बहुत ऊंची थी, इसलिए उसका लहजा बेहद सम्मानजनक था। उस व्यक्ति ने अपना सिर हिलाया और आगे कुछ नहीं बोला। अब महागुरु त्रिकाल और पार्थ ने हथियार निर्माण शुरू करने में कोई समय बर्बाद नहीं किया। पार्थ ने ज्यादा सवाल नहीं पूछे। अभी उसे जो करने की जरूरत थी वो था महागुरु त्रिकाल को सभी सामग्रियों को अलग अलग परिष्कृत करने में मदद करना। हथियार के इन भागों को गढ़ने से पहले प्रतिरूप और उसकी जरूरतों को समझ लें। महागुरु त्रिकाल ने कागज के कुछ टुकड़े निकाले और पार्थ को विवरण बताया। पार्थ ने अपनी आंखों पर से नेत्र कवच हटा लिया और सामग्री को अपनी दाहिनी आंख से जांचने लगा। लेकिन उस हथियार को बनाने के लिए सटीकता बहुत जरूरी थी और इसमें एक भी गलती की गुंजाइश नहीं थी। इसके अलावा इनमें से हजारों भागों को जोड़ने की आवश्यकता थी और जो कि एक बीज से लेकर एक हथेली के आकार के थे। इन हजारों भागों में कोई गलती नहीं की जा सकती थी और ये केवल शुरुआती चरण ही था। लेकिन पार्थ के लिए ये कोई बड़ी समस्या नहीं थी। कोई समस्या याद रखें, थोड़ी सी गलती से भी हथियार खराब हो सकता है। महागुरु त्रिकाल ने चेतावनी दी। जी मैं समझ सकता हूँ। पार्थ ने अपना सिर हिलाया और उन सभी सामग्रियों को अलग अलग परिष्कृत करना शुरू कर दिया। शुरू से अंत तक उसकी अभिव्यक्ति शांत थी और उसके भाव में कोई बदलाव नहीं आया। उसकी हर सांस और हर शक्ति पूरी तरह नियंत्रित थी। लाल बालों वाला व्यक्ति पार्थ को कुछ देर तक दिलचस्पी से देखता रहा लेकिन बोला नहीं। समय धीरे धीरे बीता गया। पार्थ और महागुरु त्रिकाल दोनों ने अपने अपने हिस्सों पर काम किया। पार्थ ने शुरुआती स्तर की सामग्रियों पर काम किया जो अधिक परेशानी भरा था, जबकि महागुरु ने सरणियों और उच्च श्रेणी की सामग्रियों के शोधन पर काम किया। इन सामग्रियों को परिष्कृत करते समय पार्थ हैरान रह गया। ये सारी सामग्रियां किसी सामान्य नश्वर हथियार के बराबर थी। पार्थ को जिन उच्च श्रेणी की सामग्रियों का नाम भी नहीं पता था, महागुरु त्रिकाल उसे उनके तत्व बताते थे और चित्र के अनुसार उसे परिष्कृत करने में मदद करते थे। हथियार निर्माण एक लंबी प्रक्रिया थी। इन वस्तुओं को परिष्कृत करते समय बहुत सावधानी बरतने की जरूरत थी, क्योंकि तापमान में थोड़ा सा परिवर्तन भी विफलता का कारण बन सकता था। और वास्तव में पार्थ ने कुछ सामग्रियों को बर्बाद भी किया, लेकिन उसने अपनी गलतियों से सीखा और जल्द ही सही तरीका खोज लिया। लाल बालों वाले व्यक्ति की शांत अभिव्यक्ति समय बीतने के साथ साथ गंभीरता में बदलने लगी। पलक झपकते ही आधा महीना बीत गया। पार्थ जब थक जाता था तब वो सोने चला जाता और जब उठता था तब फिर से काम करना शुरू कर देता था। अंत में प्रक्रिया की समाप्ति होने वाली थी। पहला चरण समाप्त हो गया है। अब हमें गलतियों को खोजने और ये सुनिश्चित करने की जरूरत है कि सभी हिस्से सही हैं, महागुरु त्रिकाल ने कहा। उनकी परीक्षण विधि बहुत ही सरल थी, एक दूसरे की वस्तुओं का निरीक्षण करना। पार्थ ने सबसे पहले महागुरु त्रिकाल द्वारा परिष्कृत हिस्सों का निरीक्षण किया। महागुरु त्रिकाल के मानक के अनुसार पार्थ ने कुल 123 हिस्से पाए, जिनमें थोड़ी सी कमी मौजूद थी। महागुरु त्रिकाल के मानक के अनुसार पार्थ ने कुल 123 हिस्से पाए, जिनमें थोड़ी सी कमी मौजूद थी। 123 बहुत ज्यादा। महागुरु त्रिकाल थोड़ा हैरान थे और करीब से देखने पर उन्होंने महसूस किया कि इनमें से कुछ कमियां स्वीकार्य थी, लेकिन पार्थ ने उन्हें भी अलग कर दिया था। इसके बाद पार्थ के काम को देखने की बारी महागुरु त्रिकाल की थी।
कुल 6 देखकर महागुरु त्रिकाल हैरान थे। ये कमियां मुख्य रूप से इसलिए थीं क्योंकि पार्थ के पास अनुभव की कमी थी या वो सिद्धांत को नहीं समझता था। उनकी बात सुनकर लाल बालों वाले व्यक्ति के हाव भाव भी थोड़े बदल गए। एक बार मैं भी देख लेता हूँ, पार्थ ने अपने काम को दोबारा जांचना शुरू किया और इस दौरान वो कभी कभी महागुरु त्रिकाल से सवाल भी करता रहा। जल्द ही उसने 23 खामियां निकाल ली। इनमें से कुछ बहुत अच्छी तरह से छिपे हुए थे, यहाँ तक कि महागुरु त्रिकाल भी इसे नहीं देख सके थे। इनमें से कुछ और खामियां या तो बहुत छोटी थीं या फिर स्वीकार्य थीं। हालांकि इन सभी को बाहर निकाल लिया गया। इसके बाद पार्थ ने इन सभी हिस्सों की कई बार जांच की। हो गया, पार्थ ने सिर हिलाया। पहला चरण सफलतापूर्वक पूरा हो चुका था और महागुरु त्रिकाल बहुत खुश थे, क्योंकि उन्हें जितना समय लगने की उम्मीद थी उससे आधे से भी कम समय का उपयोग हुआ। सभी सामग्रियों के विलय की प्रक्रिया पूरी करने के लिए उच्च हथियार निर्माण कौशल वाले किसी व्यक्ति की आवश्यकता थी, इसलिए पार्थ ने केवल एक सहायक की भूमिका निभाई। साथ ही कुछ मुख्य रहस्यों को पार्थ से छुपाने की जरूरत भी थी, इसलिए महागुरु ने पार्थ को केवल त्रुटियों खोजने का काम सौंपा। निरंतर सुधार के बाद सभी प्रक्रिया कदम दर कदम पूरी होती गई। जब दूसरे महीने का तीसरा दिन आया तो महागुरु त्रिकाल रुक गए। सभी काम पूरे हो गए हैं, हमें बस एक और काम करना है, हथियार निर्माण। महागुरु त्रिकाल ने गहरी सांस ली और पार्थ से खामियों की जांच करने का अनुरोध किया। पार्थ ने सामग्री की जांच की और अपना सिर हिलाया। इस बार लाल बालों वाले व्यक्ति ने भी हथियार निर्माण में भाग लिया। ये आखिरी चरण था और असफलता का मतलब था कि उनकी पूरी मेहनत बेकार हो जाएगी। इसलिए पार्थ को इस चरण में भाग लेने की कोई जरूरत नहीं थी और उसे वापस जाने के लिए कह दिया गया। आखिरकार ये उपकरण स्वर्ग की विरासत से संबंधित था और अंतिम परिणाम विश्व चौंकाने वाला होगा। अगर ये हथियार निर्माण प्रक्रिया सफल हो जाती है तो आप पवित्र रक्त समुदाय के नायक माने जाएंगे। लाल बालों वाले व्यक्ति ने पार्थ की ओर अपना सिर हिलाया। तो क्या होगा आगे? क्या पार्थ सच में सिंह साहब का विश्वास जीतने में कामयाब रहा था या फिर ये कोई बड़ी चाल है? और क्या होगा जब पार्थ वापस राजमहल में जाएगा? क्या नगर प्रमुख को पार्थ के भागने की योजना का पता चल जाएगा? जानने के लिए आगे के चैप्टर जरूर पढ़ें और कृपया लाइक, कमेंट और शेयर करना ना भूलें।